ठीक है, तो ठीक है, अभी जो है इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, थोड़ा मैंने आपको बेसिक बता दिया कि स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं, वो ऑक्टेट रूल कैसे फॉलो कराना है। आज पढ़ेंगे उसकी लिमिटेशन एंड देन हाउ वी हैव लेट्स अंडरस्टैंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग। लेक्चर 4। हाँ, यू कैन आस्क योर डाउट, राइट मानसी, बोलो। हेलो हाँ सर, वो मुझे विंडोज टू जे मीन्स में क्वेश्चन में डाउट था पीरियोडिक टेबल के। हाँ बोलो। सर वो मॉड्यूल एक बार। हाँ तुम तो बोलो, तुम्हें तो पता होगा ना कौन सा डाउट है। हाँ, द हाँ। साइजेस ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इंक्रीज इन द ऑर्डर। उसमें ऑप्शन ए था Mg2+ से बड़ा, Na+ से बड़ा, F माइनस से बड़ा एल्यूमिनियम। तो मुझे लग रहा है उसमें ऑप्शन ए ही सही मतलब दिखा रहा है, एल्यूमिनियम और मुझे 3+ भी ना। ऑप्शन एल्यूमिनियम 3+ में उस पर चार्ज नहीं है और उसको एल- सबसे बड़ा रखा है। हाँ तो फिर वो सबसे बड़ा हो जाएगा। नहीं सर, बट F- हाँ से F क्लोरीन माइनस भी है, माइनस। यस यस, एक मिनट, F माइनस भी है। तो एल्यूमिनियम, अच्छा, F माइनस। हाँ, और से हम बात करें सोडियम और एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम छोटा हो जाएगा, है ना, लेफ्ट टू राइट घटती है। Na+ से तो एन, एल्यूमिनियम छोटा होगा, हाँ Na+ से बड़ा होगा। एल्यूमिनियम छोटा होगा, छोटा है ना। और Na तो से छोटा कैसे है? लेफ्ट टू राइट घटती है ना, रेडियई। लेफ्ट टू राइट घटती है, मगर यहाँ पे Na+ है। अरे हम Na की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट Na+। अभी हाँ, Na से रिलेशन देख रहे हैं, और Na की रेडियई और F माइनस की रेडियई। तो ऑप्शन क्या है उसमें? पहला ऑप्शन है Mg2। नहीं, नहीं। बताती हूँ मैं। सर आप लिखेंगे एक बार। हम्म, Mg2+ इज लेस देन अरे ये लेस देन Mg। वाला ही ऑर्डर ही है, हाँ, मतलब कुछ कह रहे हैं फिर उसमें। is less than Na+ is less than F- is less than Al। मुझे लग रहा है इसमें F- सबसे बड़ा होना चाहिए। नहीं, कह नहीं सकते हैं, मतलब ये सर ऑर्डर अगर गिवन हम है या आस्क्ड है, ये बताओ पहले। गिवन है ऑप्शन में। हाँ, तो उसमें रीजन ये है भाई, F माइनस जो सेकंड पीरियड एलिमेंट होते हैं उनका साइज बहुत छोटा है, राइट, उससे माइनस बनाया, उसका एनायन बनाया। सेकंड पीरियड के एलिमेंट का साइज इसलिए छोटा होता है क्योंकि उसमें 2p 2s 2p तक ही बोलते हैं ना, सेकंड पीरियड तक ही, राइट, यस जो सर। फिलिंग हो रही है वो यहीं तक हो रही है। एल्यूमिनियम में क्या होता है, राइट, थर्ड पीरियड भी आने लग जाता है, इसलिए तो जो साइज है वो एल्यूमिनियम का बड़ा होगा। नहीं, वो मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कंपेयर की तो मुझे लगा कि F- बड़ा होना चाहिए। नहीं, ऐसे तो कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे। अगर यहाँ Al3+ होता तब से ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं। ओके सर। चलो फिर अभी चलते हैं नेक्स्ट। अभी ये लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, मतलब कहाँ कहाँ पे ऑक्टेट रूल नहीं लगता है, तो उसमें पहला है कि certain compounds are stable despite having incomplete octet. So incomplete octet, है ना। incomplete octet इसका मतलब क्या हुआ कि right, compounds are stable despite having incomplete octet। कौन से एग्जांपल ऐसे हो जाएंगे, बहुत हैं ऐसे एग्जांपल, है ना। एग्जांपल्स यू कैन से BeCl2, BF3, BCl3, AlCl3, है ना, ऐसे कुछ भी।
तो एल्यूमिनियम बोरॉन फैमिली के बहुत सारे एलिमेंट है। BeCl2 इज कंसिडर्ड एज कोवेलेंट, तो इसमें भी आप ऐसे देख सकते हो। तो ये पहला BeCl2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स, अगर मान लो BeCl2 का ऐसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बेरिलियम इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड फॉर्म लेट्स से 2 बॉन्ड्स, तो टोटल कितने हुए 4 है ना। बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड बनाए, 2 और इलेक्ट्रॉन मिल गए, दैट मींस 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। ऐसे ही BF3 में कितने हुए 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। दूसरा है सुपर ऑक्टेट, सुपर ऑक्टेट या फिर एक्सपेंडेड ऑक्टेट। हमने ये भी देखा है कि राइट लेटर ऑन इट वाज कंसिडर्ड एज कि ऑक्टेट एक्सपेंड हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट की कंपाउंड जैसे एग्जांपल PCl5, phosphorus is forming 5 bonds. So phosphorus is having 5 electrons, forming 5 bonds. So 5 plus 5 electron species. So you can see the octet, expanded octet का मतलब है more than 8 electron. ठीक है, हाँ ऐसे H2SO4 राइट, कुछ भी लिख सकते हैं ना। एग्जाम्पल में SF6 तो ऐसे ही फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ऐसे ही आप IF7 ऐसे लिख सकते हो, आयोडीन F राइट। ऐसे तो that means this is going to be 12 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, 6 इलेक्ट्रॉन थे सल्फर के पास और ये 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ऐसे हो जाए। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे राइट, हु इज एबल टू लेट्स से मेक सल्फर टू फॉर्म दिस मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसमें रीजन मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स कैन डू दैट, है ना। तो SF6 बनेगा। ठीक है, क्या H6 बन सकता है, SH6 BH5 नहीं, ये नहीं बन सकता, दैट इज नॉट गोइंग टू बी स्टेबल। सुपर ऑक्टेट क्या और एग्जांपल क्या हो सकते हैं लिमिटेशंस में, है ना। some electron some elements are there which are having odd electron species, so odd electron species, odd electron species का मतलब क्या है, एग्जांपल NO2 NO, odd electron species then obviously 8 electrons are not there, है ना। या तो 7 होंगे या फिर 7 से मतलब 7 मतलब ऑड रहेगा, ऑड नंबर रहेगा, 7 हो सकता है, 9 11 ऐसा कुछ भी हो सकता है, बट इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर पैरामैग्नेटिक, याद रखना, पैरामैग्नेटिक होंगी ना, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो यस NO2 NO ClO2 ऐसे NO2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा। जब लास्ट क्लास थी तो मैंने आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन बता दी थी, हाँ होता है यस ना। ठीक है, NO2 में देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, NO2 में नाइट्रोजन इज हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स, उसको 3 चाहिए बॉन्ड,
3 है ना, 3 मतलब यहाँ पे NO2 से 2 ऑक्सीजन हो गए। अब अगर मान लो अब इसके पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, एंड नाउ द 3 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग। तो अगर ये डबल बॉन्ड बना के ऑक्सीजन के साथ को स्टेबल कर दे, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट। अगर ये डबल बॉन्ड बना देगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 5 + 4 that is 9 ना। सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स कैन नॉट एक्सपेंड देयर ऑक्टेट। सेकेंड पीरियड, इसका ये माइक ऑन है, मौसमी निकाले एंड राज सनब, अपने अपने माइक ऑफ करो। मौसमी बेटा, है ही नहीं यहाँ पे। कितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आज बताओ। जो नहीं सुन पा भगा देंगे उसको। पहले करते हैं मीटिंग लॉक, और जो नहीं सुन रहा है भगाते हैं। ज्वाइन भी नहीं कर पाओगे, एक बार मैंने रिमूव कर दिया ना, ज्वाइन नहीं हो पाओगे। अभी आते हैं, अभी आप इब्राहिम समझा रहे हैं, पहले देख लें कौन कौन है। ठीक है, पारस सत्ते, क्षितिज हास्य, ये नहीं है उनको मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो हम रोहिकर, सार्थक फतानिया, नुमान अंसारी, कीर्ति लालवानी, ठीक है। कर लो अपने अपने हाथ नीचे अब। Now, that is what I am saying कि ये ऐसा हो नहीं सकता है ना, so this is going to be wrong. It is not possible. Second period element cannot expand their octet. This is not possible, right? Uday, you are having any doubt? No sir. ठीक है, हाथ नीचे कर लो बेटा। Right? So this is wrong. Second period element cannot expand their octet. तो ये दो स्ट्रक्चर गलत है। अब सही स्ट्रक्चर क्या है, लेट्स से, सो दिस इज रॉन्ग, मैंने इसे कट कर दिया है। दूसरा क्या हो जाएगा, मान लो ये NO2 है, डबल बॉन्ड बनके ये ऑक्सीजन स्टेबल हो गया। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है उसको 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से तो नहीं मिल सकते, राइट। किस तरह से मिलेंगे, लोन मिलेंगे। नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन रहे, मतलब नाइट्रोजन को कोई कुछ गेन नहीं हुआ है ना। 5 थे ना, 5 थे, 2 से ही बस बॉन्ड बना तो 7 बने, तो ये हो गया 7 इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, ऐसे NO2 का स्ट्रक्चर घुमा लो थोड़ा, मैंने ऐसे बनाया है, इसको ऐसे बता दो, बना देते दोबारा से ऐसे, एक ही इलेक्ट्रॉन आ गया, ये सही है। ये ऐसी ClO2 NO का एग्जांपल क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, ये डबल बॉन्ड O बन गया, एन डबल बॉन्ड O, ठीक है, ऑक्सीजन सेटिस्फाइड है बट इट इज नॉट हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट, यहाँ पे भी 7 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। और ऐसे ClO2 में क्या होगा, क्लोरीन इज हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन ने डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, हाउ मेनी 11 इलेक्ट्रॉन है ना, 7 थे और 4 बॉन्ड और बन गए। बोलो वैष्णवी। सर वो लोन पेयर कैसे दिया, नाइट्रोजन ने नहीं समझा क्या नहीं सर, ऊपर का एग्जांपल से ये बोलो, वाला NO2 का एग्जांपल, हाँ इसमें लोन पेयर कैसे दिया, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में तो सारी लिखा है। बेटा तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं है, क्या कह रहे हो, लोन पेयर कैसे वॉइस दिया, क्लियर नहीं है। हाँ 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 लोन पेयर ऐसे कैसे दिया। दिया यहाँ पे, ये वाला, हाँ 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 तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मान लो वो 2 बॉन्ड बनाता है तो नाइट्रोजन के पास 9 हो जाएंगे, ऑक्सीजन स्टेबल हो हाँ जाएगा बट नाइट्रोजन के पास 9 हो जाएंगे, वो हाँ हाँ पॉसिबल नहीं है। What is the only thing possible is if it is going to coordinate 2 electrons to oxygen, then oxygen will gain 2 electron. ओके हाँ हाँ तो ऑक्सीजन के पास तो 8 हो गए, नाइट्रोजन के पास गेन थोड़ी ना हुआ कुछ, ओके हाँ ना जो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है, लोन होता है ना। मान लो बैंक के पास 10,000 रुपए थे, उसने तुम्हें दे दिए तो तुम्हें तो 10,000 मिल गए, बैंक को थोड़ी ना 10,000 मिले, बैंक के पास तो पहले से ही 10,000 थे, राइट। नाइट्रोजन के पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो ऑलरेडी काउंटेड है, तो 2, और यहाँ पे है ना 4, 6 और एक 7, हाँ तो ये ऐसे ही रहता है फिर। ओके सर। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, फिर उसके बाद और क्या है एक्सेप्शन, सम इनर्ट गैसेस, जो बेसिस था वही इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल है, उसका बेसिस यही था कि सारी इनर्ट गैसेस नॉन रिएक्टिंग टाइप की थी, दे डोंट फॉर्म, लेट देम टॉक विवेक, मैंने पहले काफी टाइम तक पूछा ना, हाथ उठाओ तीन है ना, तुम सो रहे हो तो मैं क्या करूं, ये तो बात है, आज मैं मीटिंग लॉक कर दी है। हम इनर्ट गैसेस, मेरे पास फोन नहीं है अभी, अच्छी बात तो ये है, सो आई एम नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। Some inert gases participate in bonding. जो होल कॉन्सेप्ट था इनर्ट गैस ऑक्टेट रूल का, राइट, यही था ना ऑक्टेट रूल का कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल। कुछ इनर्ट गैस है ना, सम इनर्ट गैसेस पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, कौन सी है वो, xenon एंड krypton forms bonds with oxygen and fluorine, form bonds with oxygen and fluorine। तो जैसे एग्जांपल हो गया आपका XCF2, ArF2, XCF4, XCF6, XCO4 ना, XCO2F2, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, यू विल सी। ये फोर्थ है,
ठीक है, तो ग्रुप में बोलो, तुम लोग ग्रुप में बोल दो जिनका क्रैश हुआ है जो भी है, उनको दूसरी आईडी से इनवाइट करना होगा। मैं लॉक यहाँ से हटा रहा हूँ। They have to add the same link from another ID, not the same ID. ठीक है, क्योंकि तभी वो परमिशन मिलेगी। वो रिमूव हो गया तो एक बार हट गया। ये बोल दो अनुज, मेरा फोन नहीं है ना, ask them to join the same link with another ID. So the compounds of inert gases will be highly unstable, right? As they are having huge ionization energy. क्यों अनस्टेबल क्यों होंगे भाई? आयनाइजेशन एनर्जी की बात कैसे आई? आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, ये बात सही है, बट अनस्टेबिलिटी की बात कैसे आई? ठीक है, because inert gases are mostly unreactive. हाँ, तो अनरिएक्टिव है, तो इसीलिए तो वो एटॉमिक फॉर्म में रहती हैं। जैसे हीलियम, नियॉन और आर्गन की बात कर रहे हैं, दे डोंट फॉर्म कंपाउंड्स विद एनी अदर एलिमेंट, और वो अकेले में ही खुश हैं। बट जैसे 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 हम नीचे की तरफ डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, आर्गन के बाद क्रिप्टॉन और ज़ेनॉन की बात कर रहे हैं, तो दे आर फॉर्मिंग द बॉन्ड्स। और उसके पीछे रीजन वही है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूजली हेल्ड हो गए, बड़ा साइज हो गया तो लूजली हेल्ड हो गए electrons, and fluorine and oxygen are more, let's say, electron negative, so that's why they are capable to, right, attract the electron. ज्यादा है ना, more electron negative का मतलब क्या है, उनका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, वहां पे फिर पॉसिबिलिटी हो गई कि भाई बॉन्ड बन जाएंगे। और यहाँ पे भी देखो तुम, क्रिप्टॉन के बहुत सारे कंपाउंड्स नहीं है, जिनॉन के ज्यादा है। क्रिप्टॉन फॉर्म्स विद, लेट्स से, सम कंपाउंड्स विद फ्लोरीन, नॉट मेनी। फिर जिनॉन की कंपैरिजन, जिनॉन में क्या हुआ, और लूजली हेल्ड हो गए इलेक्ट्रॉन, और कंपाउंड बन गए ऐसे। ठीक है, तुम लोग क्लास में सोते रहोगे ना जो लोग, मैं भगा दूंगा नेक्स्ट टाइम पे, जिन्होंने अभी क्विट किया है। फायदा क्या है, सुबह उठ के फिर सो जाओ, है ना, ये तुम्हारा स्कूल का क्लास नहीं है कि सो जाओ। यू आर सेइंग उदय, हमें, मुझे नहीं समझ में आया व्हाट यू आर सेइंग। सर वो लोग बोल रहे हैं कि शांत रहे, ऐसा वैसा। शांत रहो मतलब? मैसेज मत कर। मत करो ना, लीव इट। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ XeO2F2? तो जेनॉन के साथ फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको दो तरह से नाम दे सकते हैं। एक तो हम जो है ना नाम देते हैं ऐसे ऑक्साइड और फ्लोराइड करके, ठीक है, या फिर दूसरा नाम ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से भी देते हैं कि भाई इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +6 हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया तो ये कैटाइन की तरह बिहेव करेगा, है ना, मतलब ऐसा समझ पा रहे हो ना, ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, फ्लोरीन भी, डाइऑक्सीजन डाइफ्लोरीन जेनॉन, ऐसे करके ऐसा भी आ सकता है। तो जेनॉन डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड,
बोरॉन डाइऑक्साइड डाइफ्लोराइड, ऐसा कुछ आएगा, देखना पड़ेगा ये एक बार नाम ऐसा, क्योंकि कैटाइंस जो होते हैं उनका नाम पहले आता है। बोरॉन डाइऑक्सी फ्लोराइड, तो डाई उन्होंने कॉमन ले लिया है, ऐसा भी हो सकता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना नाम, ये पहले कैटायन फिर ये एनायन ऐसे नाम। तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो CO2 कैसे ले रहे हैं, कार्बन पे +4 आया और ये डाइऑक्साइड ऐसे ऐसे। some inert gases participate in bonding, ये आ गया। फिर उसके बाद what else can happen, और कुछ लिमिटेशन ये भी है कि जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर या हम ऑक्टेट रूल की बात करते हैं, तो इन दैट दे आर ओनली गोइंग टू टेल अस अबाउट हाउ मेनी बॉन्ड्स विल फॉर्म, दैट मींस बॉन्ड ऑर्डर। मतलब सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रहे होंगे, वी कैन आइडेंटिफाई द बॉन्ड ऑर्डर, बट एनी अदर बॉन्ड प्रॉपर्टीज वी कैन नॉट एक्सप्लेन कि मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी। जैसे अगर मैं बोलूं कि H2 है और F2 है, तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल बोथ आर फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड, ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ये सिंगल सिंगल बॉन्ड बन रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। तो क्या ये दोनों बॉन्ड सेम है, इनकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, अलग अलग है, बॉन्ड डिस्टेंस क्या है, लेंथ क्या है, तो वी कैन नॉट कमेंट ऑन इट, ठीक है। हम इस पे कुछ बात कमेंट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू लुईस स्ट्रक्चर, तो ये भी एक तरह से लिमिटेशन हो गई। तो यू कैन राइट, है ना, लुईस थ्योरी, लुईस ऑक्टेट रूल, है ना, लुईस थ्योरी helps to find, है ना, बॉन्ड ऑर्डर मींस नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, BO का मतलब है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर मींस नंबर ऑफ बॉन्ड्स between elements, but it is not able to explain any other bond parameter like bond length, bond energy, bond angle, etc. समझ में आई बात, है ना। केवल क्या बता रहा है, बॉन्ड ऑर्डर बता रहा है, कितने बॉन्ड यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, बट ये कुछ और नहीं बता रहा है कि बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी क्या निकल के आएगी, कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, कौन सा वीक होगा, कुछ नहीं बता रहा है, ठीक है। इनिशियली लुईस थ्योरी थोड़े कुछ काम के लिए तो वैलिड थी, है ना, इट इज एबल टू फॉर्म कि कितने बॉन्ड्स कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, ये बात बता दे रही है, ठीक है। तो ये हो गया लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। एनी अदर डाउट है आगे। अब ये सारी बातें जो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, है ना, ये सारी बातें कहाँ पे एक्सप्लेन की जाएंगी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। एक नई थ्योरी आई, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। short में BVD, this theory was based on electrostatic attraction force between electrons and nucleus, right? So based on electrostatic forces between two atoms, क्या होंगे फोर्स, जैसे मान लो दो एटम है, हमें ये पता है दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, है ना, ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। देखो इन दोनों में क्या है, न्यूक्लियस है, और लेट्स से आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है, let's say this is A and this is B,
चलो इसको आप लोग लिखो तब तक। ठीक है, बॉन्ड एंगल 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 ओमकार, बॉन्ड एंगल। बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू एटम्स, कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे इनके बीच में? लेट्स से आपको ये पता है कि सेम लेट्स से चार्जेस रिपेल ईच अदर, right? So they are going to repel. And similarly, electrons are going to repel each other. बट आपको देखो ये बात समझ लो, ये तो आपको पता है ना कि दो बॉन्ड बन रहे हैं। जैसे मान लो मैं बात करूं फ्लोरीन फ्लोरीन की, F2 बॉन्ड बन रही है, आपको पता है, राइट? तो इसका मतलब ये है कि फ्लोरीन के दो एटम्स आपस में एक दूसरे के पास आए होंगे, तो F2 बना होगा, एक दूसरे के साथ माइन हुए होंगे। That means attraction forces are going to dominate over repulsion forces, है ना? ये रिपल्शन लग रहा है, अट्रैक्शन कहाँ कहाँ लग रहा है? ये अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है? एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर एबल टू लेट्स से फॉर्म बॉन्ड। इतनी बात तो समझ में आ रही है? इसका मतलब ये तो समझ में आ रहा है ना एक्सपेरिमेंटली कि अट्रैक्टिव फोर्सेस आर गोइंग टू डोमिनेट ओवर रिपल्शन फोर्सेस। तो फोर्स बिटवीन टू एटम्स कौन कौन से हैं? फोर्स बिटवीन टू एटम्स, पहला है सबसे पहले अट्रैक्टिव फोर्सेस, किस किस के बीच में लगेगा? इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड न्यूक्लियस ऑफ बी, एन बी का मतलब है न्यूक्लियस ऑफ बी, एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी एंड न्यूक्लियस ऑफ ए। दूसरा है रिपल्सिव फोर्सेस, है ना, बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ ए एंड न्यूक्लियस ऑफ बी एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ये कुछ ऐसा हो गया जैसे मान लो, राइट, रस्सी वाला गेम है ना, मान लो, और इसमें आप मान लो सेंटर को, लेट्स से यू आर एट द सेंटर, राइट? कुछ लोग आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं और इधर इधर पीछे भी खींच रहे हैं, राइट? So one force is acting this side and another force is acting opposite side.
क्या होगा, नेट फोर्स ले लेंगे, राइट, एंड नेट फोर्स इज कमिंग ओवर, है ना, अट्रैक्शन फोर्सेस आर डोमिनेटिंग, तो यहाँ पे क्या हुआ, मान लो ये वाला फोर्स जो है वो ज्यादा है, फिर क्या होगा, नेट मूवमेंट तुम्हारा किसकी तरफ होगा, इस तरफ हो जाएगा, राइट, अगर ये ज्यादा है तब तक होगा, है ना, ऐसा तो है नहीं ना, तब तक होगा जब तक ये दोनों फोर्स फिर से बराबर ना हो जाए, मतलब फिर से बराबर कह रहा हूँ, बराबर ना हो जाए, फिर से तो नहीं, फिर से का मतलब है एक बार ऑलरेडी बराबर हो चुके हैं, जब तक ये फोर्सेस एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तब जाके ये मूवमेंट रुक जाएगा, सही है, एटम एक दूसरे के पास आ रहे हैं, मान लो आते जा रहे हैं, इस पॉइंट पे जाके रुक जाएंगे जब यहाँ पे फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, अब ये एक दूसरे के पास नहीं आ सकते क्योंकि अब रिपल्शन फोर्सेस एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस दोनों बराबर हो गए, राइट, किसी को कोई दिक्कत, ये बात नहीं समझ में आ रही हो ऐसा कुछ, जिस पॉइंट पे वो रुक जाएंगे, जिस पॉइंट पे वो रुक जाएंगे उस पॉइंट पे हम इनके बीच की इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस ले लेंगे, मतलब दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस ले लेंगे, तो अगर मान लो हमने कहा ये दो एटम जो है वो यहाँ जाके रुके, है ना, इनके बीच की डिस्टेंस निकल आई, हमने इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस निकाली और इसको क्या बोला गया, बॉन्ड लेंथ, तो क्या बोला गया, बॉन्ड लेंथ, ना सोचा गया कि ये जो बॉन्ड बन रहा होगा ये मॉलिक्यूल अब एक साथ है ना, तो आपने देखा फ्लोरीन फ्लोरीन से चिपक गया, राइट, उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस देख ली तो बॉन्ड लेंथ बदल गया, लुईस थ्योरीज ने ऑलरेडी बॉन्ड ऑर्डर तो बता ही दिया था कि सिंगल बॉन्ड होगा, राइट, अब बात आई जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी कि ये बॉन्ड एनर्जी कैसे एक्सप्लेन करेंगे, है ना, लेट्स से बॉन्ड एनर्जी यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन, इतनी बात समझ में आ रही है, बॉन्ड लेंथ समझ में आ गई, है ना, एक दूसरे इलेक्ट्रॉन ऐसे आसपास आते जाएंगे और एक जिस पॉइंट पे जाके राइट रुक जाएंगे वो उसके बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है, उसे बॉन्ड लेंथ बोल दिया, अब बोला गया बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, तो ये माना गया कि मान लो ये एटम जो है इनफाइनाइट पे थे, मान लो ये दो एटम इंडिपेंडेंट थे एक दूसरे से और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, कंसिडरेबली लार्ज डिस्टेंस पे थे, इनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो होगी, है ना, के क्यूब क्यू टू बाई आर, वो जीरो होगी, और उसके बाद आपको पता है कि बॉन्ड ब्रेक करने में एनर्जी देनी पड़ती है, बॉन्ड फॉर्म होने में क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, तो ये सोचा गया कि अगर इन दोनों बॉन्ड इस बॉन्ड को तोड़ा जाए, राइट, तो तोड़ के इनको बिल्कुल आइसोलेटेड गैसेस एटम में कन्वर्ट कर दिया जाए, जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उतनी ही रिलीज होगी, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, इसका एक ग्राफ बना रहा हूं मैं, पहले ये समझा देता हूँ कि, है ना, कि पहले ये लिख लो, since attractive forces are dominating and that's why molecules are formed, या फिर उल्टा, since we know that molecules are formed, that means attraction forces are dominating over repulsive forces till a point, till a distance or till a point come, a distance comes, that is bond length, at which, you know, attraction forces becomes कैसे लिख लें, dominating over repulsive forces, hence atoms are coming closer to each other,
a distance at which the distance means bond length at which attractive forces becomes equal to repulsive forces. That is equilibrium condition. ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। अब देखते हैं इसका ग्राफ बनता है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। अट्रैक्शन फोर्सेस के करस्पॉन्डिंग कुछ एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी। रिपल्सिव के कारण कुछ अट्रैक्ट मतलब पोटेंशियल एनर्जी आएगी। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से नेट पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। होता क्या है, वो पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ है वो क्या होता है ना, इधर है पोटेंशियल एनर्जी और इधर है डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस बिटवीन है ना, डिस्टेंस बिटवीन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। मान लो ये जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट पे है, मतलब दो एटम्स जो हैं वो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है। यहाँ पे दो एटम्स, यहाँ पे बस मैं डायग्राम बना रहा हूँ छोटा सा, और ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की, राइट, ये r है वो इनफाइनाइट है। लेट्स से इस पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, नेट जीरो। जैसे जैसे ये दो पास आते रहेंगे, है ना, अट्रैक्शन होता रहेगा। अट्रैक्शन होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी घटती है, बढ़ती है। जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, इसका मतलब क्या है, वो न्यूक्लियस के पास आ रहा है। अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट हो रहा है ना, यहाँ पे एनालॉजी दे रहा हूं मैं। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहा है, राइट। ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर नीचे आ रहा है। बताओ पोटेंशियल एनर्जी घटती है, बढ़ती है, कम होती है, राइट। इट इज गोइंग टू बी डिक्रीजेस। ऐसे अगर मान लो यहाँ पे ये दो एटम्स आपस में एक दूसरे के पास आ रहे हैं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी कम होने का मतलब ही यही है कि वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। सिस्टम इज लूजिंग एनर्जी, सिस्टम इज रिलीजिंग एनर्जी। ऐसे मान लो इनके बीच की डिस्टेंस r है और ये r धीरे धीरे कम होती जा रही है। मान लो यहाँ पे एक और डायग्राम ड्रॉ कर दें, यहाँ पे ये ऐसा कर, और ये कम होके एकदम ऑप्टिमम डिस्टेंस पे पहुंच गई है। ये r बॉन्ड लेंथ के बराबर होगी। यहाँ पे जो ग्राफ आता है वो ऐसा आता है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, और एक पॉइंट है ना जहाँ पे ये, राइट, ऐसा बिल्कुल मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पहुंच। अब उसके बाद, अगर उसके बाद भी अगर आपने डिस्टेंस बढ़ाने की कोशिश की, नाउ व्हाट विल हैपन, सॉरी, कम करने की कोशिश की, तो व्हाट विल हैपन, रिपल्शन विल स्टार्टेड टू डोमिनेट, है ना। रिपल्शन अब क्या होगा, डोमिनेट करने लग जाएगा, है ना। ये डिस्टेंसेस पे इक्विलिब्रियम है। हम जब ग्राफ खींच रहे हैं तो ग्राफ कैसे खींचा जाता है, थ्योरी पे, थ्योरी, राइट। कॉन्सेप्ट क्या है, राइट। ये जो ग्राफ हो रहा है ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से ग्राफ है। हालांकि बॉन्ड लेंथ के बाद आप डिस्टेंस कम नहीं कर सकते, लेकिन हम तो ग्राफ खींच रहे हैं। तो if let's say theoretically just understand कि if we are going to decrease the let's say bond length और न्यूक्लियस को पास लेके आए, तो रिपल्शन विल डोमिनेट। रिपल्शन विल डोमिनेट, दैट मींस यू हैव टू गिव द एनर्जी, राइट। रिपल्शन हो रहा है उनके बीच में, मतलब ये दोनों एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं, बट यू आर कीपिंग इट क्लोजर, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा ही आता है, ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ आता है। तो
बढ़ जाएगी। जिस पॉइंट पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, at that point it is going to be more stable, and that length is called bond length, and that energy is called from zero, है ना, this much energy has released to form that bond, that is called bond energy. ठीक है, ये हो जाएगा मिनिमम एनर्जी पॉइंट मींस मोस्ट स्टेबल, मिनिमम एनर्जी मींस मोस्ट स्टेबल। यहाँ पे ही सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, तो मॉलिक्यूल में दो जो एटम है वो इसी डिस्टेंस पे रहेंगे। ये ग्राफ समझ में आ गया कैसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के हिसाब से ये पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ पे दो पैरामीटर और हमने एक्सप्लेन कर दिए, वो है बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। अब यहाँ पे बात आ रही है कि ये जब एक दूसरे के पास इतने ज्यादा हैं, देन हाउ दिस बॉन्ड इज गोइंग टू फॉर्म। हमें ये तो पता चल गया कि ठीक है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, व्हाट विल हैपन, बोला गया कि यहाँ पे राइट क्या होगा, यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी। सो बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एक और लिख लेते हैं, ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। आगे बेटा मौसमी आधे आधे बोलो ना, मैसेज करो मुझे। तुमको तुम्हारा नाम निकाले तो हमने निकाल लिया तुमने। बताओ कहाँ थी, बात क्यों नहीं कर रहे हो फिर से? तुम्हारे कारण पता नहीं कितने लोगों को निकालना पड़ा। बोलो, सो रहे थे, पानी पीने गए थे, ब्रश कर रहे थे? तो ये लड़की फिर नहीं बोल रही है, निकाल दो मैं तुम्हें। मैसेज करो, अच्छा मुझे मैसेज, डरो नहीं है, अच्छा मजाक कर रहा था मैं। मैसेज करो, क्या प्रॉब्लम है? हाँ शुरुआत वाली क्लास में ये प्रॉब्लम होती है, आप लोग बस सोते हुए बैठ जाते हो अटेंडेंस दर्ज कराने, स्कूल में जैसे करते हैं ना, स्कूल में यही किया था ना, मेरा भांजा है 10th में, तो मुझे सब पता है तुम लोग क्या करते हो, वो भी यही करता है। बस अटेंडेंस के लिए, हाँ अटेंडेंस तो जरूरत नहीं है, राइट, अटेंडेंस की क्या जरूरत है, हम तो, हमें तो कोई मतलब प्रॉब्लम ही नहीं है, तुम मतलब क्लास में बैठो नहीं बैठो डजंट मैटर, बट बैठ रहे हो तो ढंग से बैठो ना, पढ़ाई करो, तो टीचर को भी अच्छा लगे भाई हाँ ठीक है ये बच्चे सीरियस हैं। कोचिंग में तो ऑलरेडी मोटिवेटेड बच्चे आते हैं, कौन कर रहा है आईआईटी कोचिंग बताओ? स्कूल के सारे बच्चे थोड़े ना कर रहे हैं आईआईटी कोचिंग, सारे कर रहे हैं क्या? है ना, केवल वही लोग कर रहे हैं जिनको लगता है कि यार दे आर सीरियस, दे वांट टू परस्यू मैथमेटिक्स, है ना, इंजीनियर बनने में इंटरेस्ट नहीं है ना, कोई ऐसा एक्चुअल में इंजीनियर नहीं बनने वाला है कोई, मतलब जो इंजीनियर ही बनना चाहता हूँ। दो चार लोग हैं, most of the people are, they want to gain the degree and then they want to do something else, है ना। कई लोग कहते हैं कि इंजीनियर नहीं बनना है, बट इंजीनियर मतलब आईआईटी की सीट इन्हें ले लेनी है। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई
इंजीनियर बनना नहीं है, बट सीट बर्बाद कर देंगे ये लोग इंजीनियर बनने की। वही जरूरी नहीं है, हो सकता है कई लोग इंजीनियर ना बन के टेक्निकल एक्सपर्ट बने, कंप्यूटर साइंस में जाएं, मैनेजमेंट में जाएं। तो मेन रीजन फॉर जैसे स्टडिंग साइंस इज, मैंने शायद बताया था कि आपका दिमाग खुलता है, ओपन अप होता है, समझ बढ़ती है, क्वेश्चनिंग आती है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको ट्रबल शूट करना आता है, सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके सामने आपने 2 साल में इतनी सारी प्रॉब्लम करी होती है। अगर मैं ऑन एन एवरेज एक नॉर्मल बच्चा भी ले लेता हूँ जो सिंसियर नहीं है, वो कभी कभी पढ़ता है, वो भी हर चैप्टर में 100 क्वेश्चन तो कर ही लेता है 2 साल में, है ना, रिवीजन और पता नहीं कब 100 क्वेश्चन तो वो खुद से कर ही लेता है चैप्टर में। तो 3000 क्वेश्चन तो वो करेगा ही, और 3 सब्जेक्ट है तो मिनिमम 9000 क्वेश्चन कर लिए। आउट ऑफ दीज 9000 you get used to this habit, कि आपकी एक हैबिट बन जाती है कि आपका दिमाग जैसे ही कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये एक इनहेरेंट हैबिट बन जाएगी कि आप पहले दिमाग लगाओगे इसमें क्या करना चाहिए, राइट। कि मान लो आपके सामने प्रॉब्लम आई तो तुम्हारा दिमाग अपने आप काम करने लग जाएगा। होता है ऐसा, राइट। अभी अगर मान लो नहीं भी फील हो रहा है तो अभी है टाइम। अभी जैसे मान लो प्रॉब्लम आएगी तो आप सोचोगे, आप इस पर्सपेक्टिव से सोचते हो कि सिचुएशन को डील कैसे किया जाए, हैंडल कैसे किया जाए। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि छोटा सा एक नॉर्मल जनरल एग्जांपल है। जैसे मान लो लड़ाई हो रही है किसी 2 लोगों के बीच में, तो तुम्हारी फैमिली में ही हो रही है, भाई बहन जो भी है, राइट। इफ यू हैव लिटिल सेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन और दिस काइंड ऑफ, तुम एक पॉइंट के बाद हट जाओगे पीछे, तुम कहोगे इससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मे बी इमोशंस में ठीक है, लेकिन यू विल डू इंट्रोस्पेक्शन, यू आर गोइंग टू सी। मतलब नहीं, बहस हो जाती है कई बार, डिस्कशन होता है ना, when the people, why people say intellectual kind of, है ना, intellectual people का मतलब क्या है, भाई तुम्हें पता है कि बहस किससे करनी है। तो ये छोटे से एग्जांपल है, मतलब नॉर्मल उसके हैं कि आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे इन सब चीजों में। यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे गुंजाइश है कुछ अच्छा होने की और कहाँ पे नहीं है। तो कॉमन सेंस भी आप बोल सकते हो, कॉमन सेंस आपका बढ़ता है, ठीक है। एक तो मैथ्स लगाने से ये आता है, और मैथ्स साइंस इन सब पढ़ने से, है ना, इमेजिनेशन भी बढ़ती है बहुत, ठीक है। अभी बहुत नहीं है पर राज बेटा, आपको 1 लाख क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, जस्ट हैव टू जस्ट सॉल्व 500 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट, लेट्स से 300 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट पर चैप्टर, इतना ही है ना। 20-30 हजार क्वेश्चन लगाओगे चल, इमेजिनेशन बहुत बढ़ती है, तो आप समझ पाते हो कैसे रिलेट हो रही है चीजें। और ये आपका नहीं हो पाता है अगर आप नॉर्मल आर्ट्स या फिर, राइट, और कोई सब्जेक्ट ले रहे हो तो नहीं हो पाएगा। और जितनी अच्छे तरह से आपको कोचिंग में टीचर पढ़ाता है, मतलब आहा बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस। तो हम क्या हुआ 11th-12th में, अभी टीचर एक एक चीज बताता है, एक एक चीज को घुस घुस के एक्सप्लेन करके, ये केस वो केस, है ना। फिजिक्स में तो केसेस भी बहुत बनते हैं, राइट। फिर आदमी ऊपर गया तो क्या होगा, नीचे गया तो क्या होगा, है ना, उसमें फ्रिक्शन भी आ गया तो क्या होगा, ऐसे ब्लॉक सर पढ़ा रहे होंगे, राइट। हाँ, उसमें ऐसे स्प्रिंग लगा दी तो क्या होगा पुली के में पुली कितना लगा दिया तो क्या होगा। तो फिर आपका दिमाग दौड़ना चालू होता है, तो और फिर हर केसेस को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। तो कोटा ही किया था। अभी क्या होता है, राइट, तो क्या हो रहा है, आपको एक हैबिट पड़ जाती है ना। आपको क्या हो जाती है, एक हैबिट पड़ जाती है कि सर ऐसे समझाएंगे, और कोचिंग में जितना अच्छा पढ़ाया जाता है ना, उतना कहीं नहीं पढ़ाया जाता, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कॉलेज हो। कॉलेज में तो इनफैक्ट टीचर कहता है, वो पहली क्लास में आता है तो वो बुक्स बता देता है कि ये सारी बुक्स हैं, ठीक है, ये आप ले लेना और ये पढ़ लेना, मतलब ये पढ़ना है, और वो पढ़ाएगा
जरूर नहीं है। टीचर ऐसा नहीं है पढ़ाएगा, लेकिन वो बहुत समझाएगा नहीं। एक दो टीचर होते हैं जो समझाने की कोशिश करते हैं, बट इंजीनियरिंग में बच्चे क्या होते हैं, थोड़े सिंसियर नहीं होते हैं। तो अगर मान लो कोई सोचो, अभी तो हम इतने मोटिवेटेड इसलिए हैं क्योंकि आप सब बहुत ध्यान से सुन रहे हो, है ना, तो हमें अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, कोई बच्चा आया है तो सुनना समझना चाहता है। लेकिन कॉलेज वाले टीचर की भी मजबूरी है, वहां लोग पढ़ना नहीं चाहते, वो कैसे मोटिवेट होकर पढ़ाए। फिर कोचिंग में बहुत क्वालिफाइड टीचर हैं, कॉलेज में ऐसा नहीं होता है, स्कूल में ऐसा नहीं है, क्वालिफाइड टीचर नहीं है, राइट। ठीक है, इन दैट सेंस, बहुत राइट, इन दैट सेंस ना तो मोटिवेशन रहता है ना टीचर के पास, ना आप पढ़ना चाहते हो, ना ही वो टीचर ऐसा है, राइट। मतलब ऐसा नहीं कह रहा, क्वालिफाइड टीचर भी होते हैं, बट नॉट ऑलवेज, और नॉट ऑल। ठीक है, तो वैसे कोई ऑफेंड मत हो जाना, किसी के घर में कोई माँ बाप टीचर हो वो ऑफेंड हो गया यार। ठीक है, मैं वैसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, राइट। कुछ तो सारी जगह ही होते हैं, राइट। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो बात ये है कि आपको खुद ही पढ़ना पड़ता है। मेरे पास फर्स्ट ईयर में ऐसी बहुत कंप्लेन आती है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर अब पढ़ने का वो मन नहीं करता है, मतलब बहुत ऐसा इरिटेशन होता है कि कहाँ से पढ़ें। अच्छा, एक और बात, यहाँ पूरा सिस्टमेटिक है, वी आर गोइंग विद कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट वी आर बिल्डिंग, है ना, एक के ऊपर एक ऐसे, so that the next concept which we are going to explain, तो आपको पीछे का बेसिक थोड़ा थोड़ा याद रहे और समझ में आता रहे। जैसे मैथ्स में सर ने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई, उसके बाद या फिर वेक्टर सर ने पढ़ाई फिजिक्स में, के बाद चीजें आई तो उन्होंने वेलोसिटी वेक्टर समझाया, तो यू कैन कोरिलेट ना। कॉलेज में तो ऐसा नहीं होता, कॉलेज में कुछ भी हैफ हजार चल रहा है ना, स्कूल में भी ऐसे ही होता है, हैफ हजार चल रहा है, सर ने कोई पीछे वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया, है ना, ऐसा हुआ है ना, कोई सीक्वेंस नहीं, राइट। होता है ऐसा कि अभी भी मतलब सीक्वेंस से चल रहे हैं। मैं मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी ऐसा हो गया, टीचर कोई भी चैप्टर कभी भी स्टार्ट कर देता है। तो तो इरिटेशन आने लगती है, तो यू फील लाइक यार कैसे, जो पढ़ना चाहता भी है ना उसको भी बड़ा जोर लगाना पड़ता है पढ़ने के लिए। ये जो इमेजिनेशन है जितनी खोल सकते हो 11th 12th में खोल लो ना, बाकी तो फिर आपको खुद ही करना है, आपको आदत भी खुद ही डालनी है सेल्फ स्टडी की। ठीक है, सब कुछ खुद ही होगा, राइट। हाँ, लास्ट में आपके सीनियर्स बता देंगे कि पुराने पेपर दे देंगे, टेस्ट पेपर, कि देखो भाई ये थोड़ा 50% देखो इधर से आ जाएगा, पुराने पेपर मिल जाते हैं, उसमें तो कुछ फंस जाता है ना। जैसे हम लोग भी पुराने जेई के पेपर देखते हैं ना, सॉल्व करने के लिए। जेई में तो खैर एडवांस में तो हर बार नए क्वेश्चन ही आते हैं, बट बाकी सारे एग्जाम में पुराने भी आ जाते हैं, टीटी वीटी में पुराने क्वेश्चन आते हैं, लोग कहते हैं कि उन्हें लगा के जाओ। वैसे ही अपने कॉलेज में भी होता है कि आपको बता दिया जाएगा कि ये देखो पुराने पेपर हैं, इनको लगा लो, इनमें से कुछ तो फंस ही जाएगा, पास होने लायक फंस जाएगा। तो चल रही है ऐसे ही, ठीक है, सुन लो, है ना, सबसे ज्यादा पूरी जिंदगी में सबसे अच्छा अभी पढ़ाया जाएगा 2 साल, और उसमें भी आप लोग सो रहे बैठ के, गलत बात है ना। ऑर्बिटल कौन, ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, bonds are formed due to overlapping of orbitals. Bonds are formed due to overlapping of atomic orbitals. Atomic orbitals का मतलब क्या है, जैसे मान लो क्लोरीन है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, F2 वाला, क्या एग्जांपल मैं दो दे देता हूँ, एक H2 का और एक F2 का। वी कैन अंडरस्टैंड कैसे ये दो बॉन्ड अलग अलग हैं। H2 में क्या है, हाइड्रोजन के पास 1s1 ऐसे एक इलेक्ट्रॉन है, और फ्लोरीन के पास 1s2 2s2 2p5।
यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो s का एक ही है सिंगल, और यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, s के 2 और p के 5। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कौन सा वाला एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या फिर हाफ फिल्ड है ना। तो यहाँ पे है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से वाले, हाफ फिल्ड। उनको अपना ऑर्बिटल कंप्लीट करना है ना, तो जाके आपका क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इसमें 1s1 है, दूसरा वाला ऐसे हाइड्रोजन है उसमें भी 1s1 है, हाइड्रोजन है ना H2 में, इसका s ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का इसमें एक ऑर्बिटल, जिसमें ये इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन है, इसलिए किया है, ठीक है, मान लो एरो लगा देते हैं। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में ओवरलैप होंगे, और ये कुछ ऐसा बन जाएगा बॉन्ड, इसको बोलेंगे SS ओवरलैप। क्या बोलेंगे, SS ओवरलैप, ठीक है। s ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे भी एक s ऑर्बिटल दूसरे वाले हाइड्रोजन का आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप हुए और ऐसे पेयर्ड हो गए, ये बोलेंगे SS ओवरलैप। ऐसे फ्लोरीन में कौन सा ओवरलैप करेगा, p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। स्पिन तो सेम ही रहेगी ना, मान लो ये एक ही है तो प्लस हाफ जनरली लेते हैं, लेकिन जब पेयर होंगे तब तो राइट, एक प्लस एक माइनस रहेगी। इसलिए में आया ना ये बात, क्या कह रहा हूं मैं। अब p ऑर्बिटल में कौन सा p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, ये p ऑर्बिटल है, ये दूसरे वाले है ना, इस पे एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे दूसरे का इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं प्लस, ये क्या बनेगा, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। क्वेश्चन वैष्णवी, ओवरलैपिंग का क्वेश्चन क्या मतलब क्या है, ठीक है। So it was like what is the meaning of overlapping? भाई हमने देखा कि एटॉमिक जो भी एटॉमिक रेडियाई आ रही है ना, कोवेलेंट रेडियाई और ऐसे इंडिविजुअल रेडियाई हम बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली कोवेलेंट रेडियाई आपकी जो नॉर्मल मेटेलिक रेडियाई है उससे कम आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या सोचा गया कि ये एक दूसरे के अंदर है ना धंस रहे हैं, पेनिट्रेट कर रहे हैं एटम्स, बस समझ में आया। Observed whatever the distance you have observed between two nucleus, that is less in comparison to metallic radii, अगर हम metallic radii नाप रहे हैं तो, ठीक है। मान लो हमने लिथियम के लिए देख लिया ये बात, लिथियम LiCl कोवेलेंट होता है, तो हमने लिथियम के लिए देखा, और लिथियम हमें पता है मेटल्स में कैसा रहता है। तो ऐसे केसेस में फिर क्या बोला गया कि भाई यहाँ पे एक दूसरे के अंदर एटम्स पेनिट्रेट कर रहे होंगे, अगर एटम्स एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं तो ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट कर रहे होंगे, ठीक है। उसको ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट बोला गया कि एटम्स आर पेनिट्रेटिंग विद ईच अदर, दैट इज ओवरलैपिंग। बोला गया ये एटम्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं और यही रीजन है कि यही बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ देख लो, यहाँ पे ये SS ओवरलैप आया, यहाँ PP ओवरलैप, तुम देख सकते हो कि बॉन्ड तो सिंगल सिंगल था H2 में है ना, यहाँ पे H सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे फ्लोरीन में सिंगल बॉन्ड था, बट बॉन्ड एनर्जी अलग अलग आ जाएगी, यू कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ ओवरलैप। यहाँ पे क्या होगा, PP ओवरलैप, यू कैन से कि हाँ ठीक है, यहाँ पे SS ओवरलैप है, यहाँ पे PP ओवरलैप है, एंड दैट्स व्हाई द बॉन्ड एनर्जीज आर डिफरेंट, ठीक है।
तो ये ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट है, इस पे थोड़ा और आगे बात करेंगे, लेकिन ये बेसिक समझ में आया। डिफरेंट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ, राइट? सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, हाउ दीज आर डिफरेंट। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पे। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, आपने देखा सुना भी होगा शायद ये वर्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, राइट? ऐसा कुछ सुना है ना? सबने सुन रखा है ना? एक होता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है? सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू एक्सियल ओवरलैप, है ना? और यू कैन से overlapping along internuclear axis, है ना? overlapping of orbitals along internuclear axis. मतलब जिनके बीच में बॉन्ड बन रहा है उनके जो न्यूक्लियस से होने वाली इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मतलब दोनों न्यूक्लियस से गुजरने वाली जो एक्सिस होगी उसके अलोंग जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उनके बीच में ओवरलैप होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है? मान लो कहीं पे दो, लेट्स से मान लो कहीं पे, राइट राइट, कहीं पे ऐसा कुछ है, लेट्स से बोरॉन एंड टॉकिंग अबाउट फ्लोरीन, ऐसा ऐसा कुछ बन रहा है, राइट? ये स्ट्रक्चर वैसे तो अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन ऐसे ही मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, है ना? अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं तो इन दोनों की बात करेंगे तो इनका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इस डायरेक्शन में आएगा, बोरॉन का न्यूक्लियस इधर और इस फ्लोरीन का इधर। इस डायरेक्शन में जो ओवरलैपिंग होगी उसके कारण क्या होगा, ये बीएफ बॉन्ड बनेगा। और इस डायरेक्शन में जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हुई, मतलब मैं ये बता रहा हूँ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंड करता है कौन से पेयर के बीच में आप बॉन्ड देख रहे हो। ये वाला बॉन्ड देख रहे हो तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये वाला बॉन्ड देख रहे हो तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। समझ में आया, है ना? जो भी दो एटम्स हैं उनके न्यूक्लियस जहां पे भी प्रेजेंट है, राइट, उनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है अलोंग दैट एक्सिस अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो एक्सेल बॉन्ड, ठीक है? ये एक्सेल सिग्मा बॉन्ड किसके कारण बनता है? हेंस हेंस सिग्मा बॉन्ड is formed due to S overlap, SP overlap and PP overlap. एक्सियल ओवरलैप का मतलब यही है, फिर से मैं बता, एक्सिस, जिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, जो दो न्यूक्लियस, ये जो ऐसे डॉट बना रहा हूं इसका मतलब है दो न्यूक्लियस, इन दोनों न्यूक्लियस को जोड़ती हुई जो एक्सिस होगी उसके अलोंग जो आएगा, राइट, एटॉमिक ऑर्बिटल, अगर उस डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हो रही है उसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। समझ आया राज? दो न्यूक्लियस है उनको जोड़ने वाली एक एक्सिस है, उस एक्सिस के अलोंग अगर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे एक्सियल ओवरलैप, और दैट इज सिग्मा बॉन्ड, ठीक है? दूसरा होता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड, ठीक है? दैट इज पाई बॉन्ड इज formed due to sideways or lateral overlap, means overlapping, or you can say overlapping of orbitals
परपेंडिकुलर टू, है ना, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। मान लो से वी आर सेइंग एक्स एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, एक्स एक्सिस जो पीएक्स के बीच में जो ओवरलैप होगी वो तो क्या हो जाएगी, सिग्मा, है ना, एक्स एक्सिस। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगा, अगर मान लो पी वाई के बीच में ओवरलैप हो रहा है, अगर ये एक्स एक्सिस है, या फिर पी जेड के बीच में ओवरलैप हो रहा है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ऐसे ओवरलैप को क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड। समझ में आ रहा है? मान लो दो न्यूक्लियस है वो एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, परपेंडिकुलर इन कौन से हो गए, वाई, है ना, वाई आ गई आपके एक्सिस, तो परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, या जेड आ गया, है ना, आगे पीछे ऐसा कुछ कहीं पे भी होगा तो फिर क्या हो जाएगा, उसको बोलेंगे पाई बॉन्ड, है ना, लिख सकते हैं पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू एक आता है फर्स्ट पी ओवरलैप, एंड दूसरा आता है डी ओवरलैप, डी ओवरलैप। अगर डी ऑर्बिटल भी है और डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, तो आएगा पीडी ओवरलैप। इस पे थोड़ी देर में आएंगे, ये पीडी ओवरलैप कैसे आ रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अभी देखा हमने कोवेलेंट बॉन्ड जो बना रहे हैं उसके लिए हाफ फिल्ड, लेट्स से इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। सो यू कैन रिमेंबर दिस पॉइंट, है ना, जो वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कोई भी एलिमेंट कितने बॉन्ड बना रहा है तो उस बात पे डिपेंड करेगी कि उसमें नंबर ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं, ये नोट करके लिख लो, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, valency of any element is number of unpaired electron or number of bonds formed by that element। अभी तक हमने जो वैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझा था उसमें या तो हमने बोला था कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या कितने गेन कर रहा है ना, सो दैट इट कैन गेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, या शेयर कितने कर रहे हैं व्हाटएवर। नहीं इब्राहिम, वेरी गुड क्वेश्चन। इब्राहिम कह रहा है कि सर एसएस और ओवरलैप जो है वो पाई बॉन्ड हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि एस जो है वो यूनि डायरेक्शन, मतलब हर डायरेक्शन में है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। तो अगर मान लो एस ओवरलैप कर रहा है तो वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में भी तो करेगा ना ओवरलैपिंग, उसको सिग्मा बॉन्ड ही ट्रीट किया जाता है, ठीक है। साइडवेज ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, वो अलोंग द एक्सिस ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप, है ना। ऐसे तो पी ऑर्बिटल अगर मान लो कोई बड़ा सा ऑर्बिटल ड्रॉ कर देगा तो वो भी तुम्हारे हिसाब से तो, है ना, किसी ने अगर ऐसा पी एक्स ऑर्बिटल ऐसे ड्रॉ कर दिया, लेट्स से ये स्फीयर बन गया, तुम्हारे हिसाब से क्या हुआ, ये पी एक्स ओवरलैप में है, सॉरी इधर हुआ, तुम्हारे हिसाब से तो ये फिर ये भी स्फीयर टाइप का दिख रहा है, तो ये क्या एक्सियल ना हो गए, है ना, साइडवेज ओवरलैप हो जाएगी, नहीं ना। बोलो शेष, कुछ डाउट है? तो एसएस ओवरलैप गोइंग टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। फिर भी मैं तुम्हें और एक रीजन बता दूंगा। पहले तो हमने ये समझ लिया कि
valency of element is number of unpaired electron, or you can say number of bonds formed by that element, क्योंकि जितने unpaired electron होंगे उतने ही bond बनाएगा। अब जैसे मान लो हम बात करें SO2 की, ये SO2, ये वाला पॉइंट समझा रहा हूं मैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आ गया SO2। SO2 की बात कर रहा हूं तो फिर यहाँ सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 16, तो ये हो गया नियॉन 3H2 3P4 and this is like this। You can see 2 unpaired इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ पे तो आपको पता है कि SO2 अगर मान लो स्ट्रक्चर बना रहा होगा then it is going to form let's say 4 bond। तो मतलब क्या है ना, ये समझ में आ रहा है ना ये बात, राइट। यहाँ पे तो 4 बॉन्ड बन रहे होंगे, बट यहाँ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, केवल 2। तो हाउ, इसको बोला गया ग्राउंड स्टेट, राइट। और यहाँ पे 3D 0 लिख दिया, और फिर बोला गया कि जो सल्फर है वो एक्साइट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अगर हम एक्साइट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डी में जंप कर देगा, बन जाएगा 3H2 3P3 3D1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पे ये 2 हो गए, 3 P और 1 D। ठीक है, अब कितने हो गए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये 4 बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ एक डी दिख रहा है ना, पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्डिंग में। डी क्या करेगा, ऑक्सीजन के पी से, ऑक्सीजन में तो ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड बनाता है ना, ऑक्सीजन का क्या है आपको पता है, नियॉन 2H2 2P4। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2। यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, पी, दोनों में। जो ये पाई बॉन्ड बनेगा वो कौन सा वाला पाई बॉन्ड बनेगा, है ना, 2 तो सिग्मा में चले गए, है ना, पीपी ओवरलैप। एक यहाँ पे है ना सिग्मा बॉन्ड बना, सल्फर ने, सल्फर का पी, ऑक्सीजन का पी, है ना, ये वाला पी, अच्छा ये वाला पी, राइट, एक सल्फर का हो गया। फिर ये वाला पाई बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला पी और ये वाला पी, एक पी, तो एक तो पीपी बॉन्ड से बना आपका, पीपी ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड, और एक पीपी ओवरलैप से बना आपका पाई बॉन्ड। सिमिलरली ठीक, यहाँ पे पी और इसका पी, पीपी ओवरलैप के कारण बना सिग्मा बॉन्ड, और अब एक जो बच गया वो किससे बनेगा, इसके पी और इसके डी से, तो ये कौन सा हो गया, पी पाई डी पाई। समझ में आया एग्जाम्पल, ये बात समझ में आई से, यस नो। से सुनो, ऑक्सीजन 2 है ना, ऐसे एक नहीं है, 2 है, तो 4 ऐसे अनपेयर्ड मतलब ऑर्बिटल हो गए, राइट। 2 पी से इसके 2 पी क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड, बाकी जो 2 होंगे वो क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। एक हो जाएगा पी पाई और एक हो जाएगा पी पाई डी पाई, है ना, 2 ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर, अब ये एक दूसरे के साथ पेयर होंगे। तो 2 ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल के पी ऑर्बिटल से ओवरलैप करके बनाएंगे पी ओवरलैप विच इज सिग्मा बॉन्ड। बाकी जो 2 पी हैं वो क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। अच्छा हाँ, ये मैंने नहीं बताया शायद, इसीलिए नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कितने होते हैं, ठीक है, ये मैं नीचे बता देता हूँ, ठीक है, इसलिए शायद समझ में नहीं आया होगा। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, एक मिनट, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इन सिंगल बॉन्ड 1 सिग्मा, इन डबल बॉन्ड 1 सिग्मा एंड 1 पाई, इन ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा एंड 2 पाई। इसका मतलब क्या है,
डिफॉल्ट कोई भी बॉन्ड हो, किसी भी तरह का, सिंगल हो डबल हो, उसमें सिग्मा तो एक फिक्स है। तो यहाँ पे देखो ये ऐसे दो डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, और एक पाई इधर एक पाई इधर। अब ऐसे ऑक्सीजन के ऐसे चार ऑक्सीजन है, तो ऐसे चार एटॉमिक ऑर्बिटल आ गए, राइट। उसमें दो तो बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, इसका एक पी है ना, ये वाला ऑक्सीजन क्या बना रहा है, एक सिग्मा एक पी। तो ये वाला पी ऑर्बिटल इसके पी ऑर्बिटल से लेट्स से बना लिया सिग्मा बॉन्ड, वाला पी ऑर्बिटल ने इसके पी ऑर्बिटल से बना लिया लेट्स से पाई बॉन्ड। अब इस पे आ जाते हैं, इसका भी एक सिग्मा एक पाई, दूसरे वाले ने के एक सिग्मा ने इसके एक पी से लेट्स से है ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन ने पी से पी के साथ बना लिया सिग्मा बॉन्ड, बचा यहाँ पे पी से बनाएगा क्या, पाई बॉन्ड। समझ में आया? ठीक है, इतना समझ में आ गया ये डी पाई कैसे बनता है। अब इसमें एक और होता है डेल्टा बॉन्ड, ठीक है, डेल्टा बॉन्ड भी रेयर है, वो भी बता देते हैं नोट करके। ये आपको ये समझ में आ गया ना ये बात। इसका मतलब आप क्या है, अब आप केवल ये नहीं बता सकते हो कि ये कौन से वाले बॉन्ड है, आप ये भी बता सकते हो कि उनमें ओवरलैपिंग किसकी हो रही होगी। ठीक है, आप क्या करना है, जब भी कभी सल्फर, जैसे मान लो सल्फर 6 बॉन्ड बना रहा है, 6 बॉन्ड बना रहा है तो 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, फिर एक और बार इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा के यहाँ पहुंचाएंगे। SO3 में अब जैसे ही आपने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, अब आप सब कुछ बता सकते हो, राइट। यू कैन से हाउ मेनी सिग्मा आर गोइंग टू फॉर्म, तो ये 3 सिग्मा के लेट्स से ये चले गए, कितने 3 पाई है, तो 3 पाई के लिए 1 पाई इधर और ये 2 पाई इधर, तो यहाँ पे कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड बन गए, 2 पी पाई डी पाई बॉन्ड। बात समझ में आ रही है? अब टाइप्स ऑफ बॉन्ड तो बताओगे ये सिग्मा एंड पाई, यू कैन आल्सो से कि किस ओवरलैप के कारण ये सिग्मा और पाई बॉन्ड बनते हैं। क्लियर है? हाँ ना बता दो भाई। ठीक है, राइट, इस पे थोड़ा और आगे हम इसको बताएंगे। अब इसमें बात आती है एक और डेल्टा बॉन्ड। बिफोर वी आर टॉकिंग अबाउट डेल्टा बॉन्ड, लेट्स अंडरस्टैंड, बताओ सिग्मा और पाई में कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा, विच इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। आंसर है सिग्मा। आंसर क्या है? सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर इज देन पाई बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स, इसमें बोला जाता है कि strength of bonds depends on extent of overlapping, extent of overlapping, कितनी overlapping हो रही है ना। more overlapping means stronger bond, more overlapping means stronger bond, hence sigma bond is stronger than pi bond। आप समझ भी सकते हो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपने शायद देखा हो, मान लो ये इथीन है और ये मान लो इथेन में कन्वर्ट हो रही है, यहाँ हुआ कौन सा, इसमें एक सिग्मा और एक पाई है, कौन सा वाला बॉन्ड टूट रहा है ना, यहाँ पे केवल सिग्मा बॉन्ड बचा, 1 सिग्मा, कौन सा वाला बॉन्ड टूटा होगा, पाई बॉन्ड, राइट। पहले कौन ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड, राइट, है ना। था इन दो कार्बन के बीच में एक सिग्मा और एक पाई था, अब क्या बचा, सिग्मा बचा, तो मतलब क्या है, ये पाई बॉन्ड टूट गया होगा और दो नए सिग्मा बॉन्ड बन गए होंगे हाइड्रोजन के साथ, कार्बन के साथ, कार्बन हाइड्रोजन, ऐसा। विच इज गोइंग टू बी वीकर बॉन्ड, में आगे एक्सपेरिमेंटली भी है ना। और ये इससे भी बोल सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, एक्सेल ओवरलैपिंग इज मोर देन लेटरल साइडवेज ओवरलैपिंग, ठीक है।
मोर ओवरलैपिंग मींस स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, और आपको पता है सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, इसका मतलब क्या, एक्सियल ओवरलैपिंग इज स्ट्रॉन्गर देन साइडवेज ओवरलैपिंग। ठीक है, एक तो ये। और क्या है, मान लो हम दूसरा है ना, सेकंड पॉइंट, राइट। दूसरी बात ये भी होती है, ये बॉन्डिंग और किस बात पर डिपेंड करती है ना, सिग्मा, मान लो सिग्मा बॉन्ड में अगर देखा जाए डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ p orbital makes it more overlapping, hence pp overlap is stronger than sp overlap than ss overlap। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है तो वो दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो वो दोनों ज्यादा ओवरलैप करेंगे कंपैरिजन टू एसएस ओवरलैप, एसपी ओवरलैप के। तो सिग्मा बॉन्ड्स में भी ये हो गया स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, राइट। तीन तरह के सिग्मा है, तो इनमें कौन सा ज्यादा हो जाएगा, राइट। P overlap is going to be stronger than SP overlap and SP overlap is going to be stronger than SS overlap। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट, दैट इज डेल्टा बॉन्ड, है ना। DD overlap is called delta bond। ये कहाँ पे होता है, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में होता है, बहुत रेयर है बट होता है। जैसे सिग्मा में हमने देखा था, राइट, एसपी ओवरलैप हो रहा है, पीपी ओवरलैप हो रहा है ना, पाई में भी देखा ऐसे पी पाई डी पाई हो रहा है। डीडी ओवरलैप कहीं पे होगा तो वो क्या बनाएगा, डेल्टा बॉन्ड बनाएगा। और ये डेल्टा बॉन्ड कब बनता है, तो 4 बॉन्ड बनते हैं। जी हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। तो जैसे अगर हम 1s की बात कर रहे हैं ना, 1s तो क्लोजर है एक दूसरे के, राइट, वहां छोटा हो जाएगा। हाँ, तो हम एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं, छोटे से इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटे से इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। किससे इंपॉर्टेंट है ना, किस बात से इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट भाई कितनी ज्यादा किस एक्सटेंट तक ओवरलैपिंग हो रही है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें, लिथियम 2 भी एग्जांपल ले सकते हैं, बट जैसे मान लो कोई गैसेस में गैसेस मॉलिक्यूल लेते हैं लिथियम 2 का, Li2, लिथियम सॉलिड लिथियम 2 में जैसे जा रहा है, वहां पे जो ओवरलैपिंग होगी वो, है ना, अगर हम कोवेलेंट की तरह अज्यूम करें, वो मेटेलिक और कोवेलेंट का मिक्स होगी, क्योंकि लिथियम में कोवेलेंट थोड़ा करेक्टर भी है, तो फिर वहां पे देखेंगे तो वो पीक ओवरलैपिंग आई है एसएस के कारण ओवरलैपिंग। हाइड्रोजन में मत देखो, हाइड्रोजन 1s होता है, बहुत छोटा होता है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, वो उस पे आएंगे आगे। लेकिन जैसे 3s की ओवरलैपिंग हो रही है, ये जो पीपी ओवरलैप बोला है ना मैंने, ये 2p के लिए है। जैसे मान लो 2p 3p है ना, 2s2p 2s ऐसे, नॉट फॉर 1s इज स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि उनकी न्यूक्लियस इतने ज्यादा एक दूसरे के पास है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है वो। इन 1s के लिए फिर 1p होता भी तो नहीं है, ये किसके लिए है ना, 2s 2p ऐसे, 2s2p इनके लिए है ना, उसको ऐसे लिख भी सकते हो अगर चाहो तो, ये 2p के लिए, p2p is 2s2p and then 2s है ना। इन सबसे स्ट्रॉन्ग होता है 1s सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, तो हम यहाँ पे इनकी बात कर रहे थे। अभी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है ना, वो केवल इस बात पे डिपेंड नहीं करती, राइट, कि कौन सा ओवरलैप है, वो इस बात पे भी डिपेंड करती है कि उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्लोरीन ब्रोमीन ऐसे मान लो,
राइट। यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है 2p 2p का, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है 3p 3p का, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है 4p 4p का, ऐसे। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे जनरली बॉन्ड एनर्जी जो है वो कम होती जाती है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है। ठीक है, ये एक डेल्टा बॉन्ड हो गया। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है ना? तो यहाँ तक इसको रिवाइज कर लेना अच्छा, और मुझे बताना कि मुझे ओवरलैपिंग से यहाँ से एक्सप्लेन करना है आपको टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके प्रणाम, कर दूंगा मैं जल्दी से। हाँ बोलो सूरज, जल्दी बोलो, फास्ट। सर आपने SO2 का एक एग्जांपल दिया था ना, जिसमें डी का एक मतलब एस में डी का एक इलेक्ट्रॉन होगा, और बाकी 3 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पी में होंगे। हाँ और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 2 एटम्स होंगे, इसके लिए 2 2 पी में होंगे। करेक्ट। तो सर यहाँ पर एक पी एस के एक पी के साथ बना देगा बॉन्ड, एस के एक पी के साथ बना देगा ये सल्फर के। और फिर दूसरा जो है वो पाई पाई बॉन्ड बना देगा। पाई बॉन्ड बना देगा, करेक्ट। फिर तीसरा जो है वो सिग्मा बना देगा पी के साथ, हम्म, और जो चौथा है वो पाई पाई बना देगा डी के साथ। करेक्ट। तो सर इसका ही हम रिवर्स कर ले, उल्टा कर दे कि पहला वाला इलेक्ट्रॉन जो पी का है उसको पाई बॉन्ड बना दे। देखो पीडी जो ओवरलैप है, मान लो सब कुछ सही है, पीडी ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनेगा क्या? पी के साथ। सब छोड़ दो, इन तीनों में कुछ भी आप घुमा फिरा दो, ये बताओ बस। मेरा तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये है, पीडी में कौन सा बॉन्ड बनेगा, पी एंड डी में कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बन सकता है क्या? नहीं सर, आपने पाई बॉन्ड लिखा है। तो पाई बॉन्ड ही बनेगा बस। बाकी आप कुछ भी घुमा दो इधर, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाकी जो फोर्थ वाला होगा वो तो पाई बॉन्ड कौन सा बना रहा होगा, डी के साथ बना रहा अच्छा, मतलब ये पहले के 3 कौन से भी ऑर्डर में हो जाए चल होगा। चल जाएगा, पर हाँ कुछ फर्क नहीं है। अच्छा, समझ गया सर। ठीक है, चलो ओके, दैट्स इट।